अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्रांति हो गई है। वहां की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देकर उन्हें भागना पड़ा। नेपाल हिंसा की चपेट में है, संसद भवन को आग लगा दी गई है, सड़कों पर हिंसा है, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। नेपाल में खूनी क्रांति हुई है। 23 लोगों की लाश पर और अनगिनत लोगों के घायल लोगों के खून के कारण नेपाल में एक बड़ी क्रांति हुई। केपी शर्मा ओली की सरकार बड़ी बेइज्जत होकर हटाई गई, बल्कि वो उनको छोड़कर काठमांडू भागना पड़ा। नेपाल की हिस्ट्री में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक पड़ोसी मुल्क के नाते हमें भी तमाम सावधानियों की आवश्यकता है। आज चर्चा नेपाल में अचानक से बदले हुए हालात पर। बहन भाइयों, भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल को अगर दर्द होगा तो उसकी तकलीफ का एहसास हर भारतीय को होगा। हम सब के भीतर एक नेपाल रहता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का नेपाल के साथ एक रिश्ता है। आज जब नेपाल से कल से आ रही तस्वीरें भारत में देखी गई, लोग अचरज और हैरानी से भर गए। नेपाल में 24 घंटे के भीतर खूनी क्रांति हुई। इस क्रांति की उम्मीद शायद नेपाल के लोगों ने, वहां की सरकार ने, दुनिया के किसी इंटेलिजेंस सिस्टम के पास शायद ही रही हो। 24 घंटे के अंदर वहां की युवा पीढ़ी, जिसे जेनजी के नाम से आंदोलन को नामकरण किया गया, उन्होंने क्रांति रच दी। 23 लोग मारे गए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। केपी शर्मा ओली की भ्रष्ट सरकार को नेपाल से इन क्रांतिकारियों ने, इन आंदोलनकारियों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने उखाड़कर सिर्फ फेंका ही नहीं, बल्कि उनको बेइज्जत करके काठमांडू छोड़ने के लिए विवश किया। वैसे केपी शर्मा ओली कोई भारत के प्रशंसक नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने भारत का कोई दौरा भी नहीं किया था और भारत के साथ उनके सहज संबंध भी नहीं थे। लेकिन जब से वो एससीओ की बैठक से चीन से लौटे थे, उनके अंदर का जो अहंकार था वो और जग गया था। नेपाल में उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अपने विरोधियों को चुन चुन कर जेल में डाला, एजेंसियों उसका दुरुपयोग किया, विरोधियों के घर छापे डलवाए, उनको जेल में डलवाया। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न फॉरेन इन्वेस्टमेंट, न इंफ्रास्ट्रक्चर। ताकत के दम पर केपी शर्मा जिस तरह से राज कर रहे थे, जनता ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। और ये कोई मामूली बगावत नहीं है बहनों भाइयों, बहुत अपमानजनक तरीके से उनको बेइज्जत होकर काठमांडू से भागना पड़ा। अब इसको संयोग कह लें या प्रयोग, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ भी घट रहा है, उसकी स्क्रिप्ट लगता है एक जगह लिखी जा रही है। क्या यह वाकई में जन क्रांति है? क्या यह जनता की बगावत है? कुशासन के खिलाफ जनता का ये आंदोलन है? अगर है तो फिर उनका अंदरूनी मामला है, इसका भारत से कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकतें इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, तो यह गंभीर खतरे का विषय पूरे साउथ एशिया के लिए है। मैं शुरू करना चाहता हूं अफगानिस्तान का वो दिन कि 24 घंटे के भीतर तालिबान ने काबुल पर अटैक करके कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। उसके दृश्य दुनिया ने देखे थे। उसके बाद म्यांमार आ जाइए, भारत का दूसरा पड़ोसी मुल्क। वहां की सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री आज भी जेल के भीतर हैं। वहां सेना ने कू किया और तख्ता पलट करके सत्ता कब्जा कर लिया। वहां की भी कहानियां और वहां के भी दृश्य लोगों ने देखे जिस वक्त तख्ता पलट सेना ने किया। तीसरा उदाहरण आपको श्रीलंका का मिलेगा, हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क। वहां भी 12 घंटे के भीतर जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, प्रेसिडेंट हाउस को स्टॉर्म किया गया, संसद पर कब्जा किया गया, वहां के भी राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश अगला उदाहरण। 18 घंटे के अंदर ढाका के हालात ऐसे बदले कि चारों तरफ पूरे बांग्लादेश में आग लग गई। ऐसा लग रहा था कोई सुनियोजित तरीके से तैयार बैठा हुआ है। शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा और वो भारत में शरण ले रही हैं इस वक्त हैं। और अब नेपाल।
अगर ये, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सरकारों के कुशासन, उनके भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही है, तो ये भारत का कंसर्न नहीं है, उन देशों का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस शामिल हैं तो ये गंभीर खतरे का संकेत है, सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए। क्योंकि यह संयोग नहीं हो सकता कि सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी हो। क्या कोई प्रयोग कर रहा है? ऐसा क्या किया था ओली ने? बहन भाइयों, ओली ने अमेरिकन कंपनियों पे हाथ डाल दिया था, सारे ऐप बंद कर दिए थे, सारी सोशल मीडिया बंद कर दी थी, और वो सब थे अमेरिकन कंपनीज। क्या श्रीलंका ने भी वही किया था? बांग्लादेश अगर आप जाएंगे तो शेख हसीना का वो स्टेटमेंट, उस आइलैंड पर किसकी नज़र थी, वो भी देखें। अफगानिस्तान का मामला भी अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं किसी पर डाउट कर रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं, क्या कोई संयोग है या प्रयोग? नेपाल की जनता का गुस्सा जायज है, ऐसे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी ताकत की एक 18 घंटे के भीतर एक ताकतवर काठमांडू की सरकार को घुटने ही नहीं टेकनी पड़े, अपमानित होकर काठमांडू छोड़कर भागना पड़ा, मंत्रियों को बेइज्जत करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, संसद भवन के भीतर पेट्रोल और डीजल के टैंकर घुसाकर विस्फोट किए गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का निवास फूंक दिया गया। यह सामान्य घटना नहीं है बहनों भाइयों, यह एक असाधारण डेवलपमेंट है हमारे पड़ोस में। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों? इसीलिए तो डिबेट बुलाई है। तो आज की ये परिचर्चा में हम शुरू करें। पहले मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें। Corruption! We are fighting against corruption. This is the motto of our protest. Fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार। हमारा मकसद इतना ही है, जो हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमारे जो राइट्स है, अधिकार है, बोलने की आवाज, हमको न दबाया जाए। हमारी जो आवाज थी, सोशल मीडिया की आवाज थी कि सबके सामने हम बोल पा रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी घूसपेट हो रही थी, कहीं भी करप्शन हो रहा था, तो आदमी फटाक से फेसबुक पे लेता था और दिखा देता था। वही ये मेन जड़ है कि उन्होंने बंद कर दिया। काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिन्होंने 2 दिन में सब कुछ कर दिया, ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, इस भारत की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव श्रीवास्तव, इस देश के बहुत ही जाने माने डिप्लोमेट और फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। विमल सिंह राणा, गोरखा कल्याण समिति के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। और 2 बहुत ही खास मेहमान मैंने आज की परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया है। मेरे साथ काठमांडू से द डिप्लोमेट नेपाल मैगजीन के एडिटर इन चीफ जगदीश्वर पांडे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस देश के सबसे ख्यातिलब्ध साइबर मामलों के एक्सपर्ट, जाने माने सेलिब्रिटी डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दुग्गल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरी जिज्ञासा है और हमारे दर्शकों का एक सवाल भी है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर देने की वजह से कोई इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है? आपने दुनिया में और कोई ऐसे उदाहरण देखे? 2 मिनट प्लीज सामने देख लेंगे, एक बार रिकॉर्ड करना है। देखिए सर, 2 सेकंड सर, 1 सेकंड। ओके, आईज को ब्लिंक्स करने हैं। दुग्गल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, मेरे को आवाज आपकी बहुत कम सुनाई दे रही है, आप सुनाई पा रहे हैं? दुग्गल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेपाल में जो कुछ भी क्रांति हुई वो हम सबके सामने है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने के कारण ये जेनजी ने क्रांति की। क्या दुनिया में ऐसे कोई और भी उदाहरण है कि सोशल मीडिया के ऐप्स बंद किए जाएंगे तो इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी?
देखिए, इंटरनेट के इतिहास में देखूं तो ये पहला ऐसा मौका नहीं है जहां पर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से तख्ते पलटे जा रहे हैं। 2010 में इजिप्ट में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया था, वो भी सोशल मीडिया द्वारा इंजीनियर था। दुनिया का पहला ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस है जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़े, लोग रोड पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके प्रोटेस्ट इतने कारगर रह पाए कि वहाँ की सत्ता पलट हो गई और शासकों को रिजाइन करना पड़ गया। तो आज हमको समझना है कि आज सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक मीडियम बन चुका है। यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया को जब आप प्रिंट जर्नलिज्म के साथ तुलना करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के साथ तुलना करते हैं तो पाते हैं कि सोशल मीडिया की होल्डिंग पावर ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में लोग जो हैं फिलहाल और दुनिया भर में लोग दो प्रकार की क्रांतियों को जी रहे हैं। एक तो हो रही है ग्रेट वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, उल्टी की क्रांति, जहाँ पर लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, सोशल मीडिया पर। और दूसरा है द ग्रेट रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन, जहाँ लोग सारे रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग करके उसको ऑनलाइन डाल रहे हैं, भूल रहे हैं कि उन रिकॉर्डिंग्स का क्या तात्पर्य या क्या सिग्निफिकेंस उनके डिजिटल अधिकारों के ऊपर या डिजिटल निजता पर पड़ सकता है। तो ये दो जो रेवोल्यूशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये दोनों रेवोल्यूशन बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और ये कंटेंट अल्टीमेटली जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो इसलिए सोशल मीडिया की पावर अथाह है, उसको रेगुलेट करना है तो ब्लॉकिंग्स करके, बैनिंग करके नहीं हो पाएगा। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, जागरूकता दिलानी पड़ेगी और सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़्यादा जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा ताकि वो जिम्मेवार हो सके कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर जो जो चीज़ें हो रही हैं उसका वो ये सोशल मीडिया साइट्स, एप्स या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, एप्स ये इतने ताकतवर आप हो गए हैं कि जिनके कारण आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकारों को भी प्रभावित कर सकते हैं, सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं। क्या ये इतने ताकतवर टेक्नोलॉजी हो गई है? इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टेक्नोलॉजी बन चुकी है। उसका रीज़न ये है कि ये लोगों के दिलों को छू रही है। आज तो हालत ये हो गई है कि लोग कहते हैं मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्सेस जरूर मिलना चाहिए। क्यों? सब लोग डोपामिन चाहते हैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मित्र हों, और इसलिए वो उसको किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि आपको इसके मीडियम के पावर को समझना होगा और जो भी आप डिसीजन लेंगे इस तरीके से लीजिएगा ताकि आपकी डिसीजन आपको रिवर्स ना करनी पड़ जाए। अगर आप प्रॉब्लम यह है ना कि शेर के मुंह में आपने खून तो लगा दिया है और अगर आप चाहते हैं कि साहब अब वो खून को हटा लिया जाए तो शेर तो चाहेगा ही नहीं कि हटेगा। तो इस संदर्भ में आपको नए तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। आप ये मानते हैं कि ये जो ब्लैंकेट बैन का तरीका सोशल मीडिया ओली सरकार ने नेपाल में इस्तेमाल किया वो आत्मघाती था, वो गलत था, वो डोपामाइन वाले कंसेप्ट के खिलाफ था, उस कारण ये क्रांति हुई? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं इस बात को लेकर, कन्विंस्ड हूं कि साहब आपने ये जो काम किया है यू हैव शॉट इन योर ओन फुट। आपने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। आप समझे नहीं हैं कि लोगों की मन, लोगों का आक्रोश और लोगों की पर्सपेक्टिव्स किस दिशा में जा रहे हैं, मानसिकता कहाँ जा रही है। अगर आप हवाई किलों में बैठे हुए कुछ डिसीजन लेंगे जिसका असर नेटिजन्स के डे टू डे जिंदगी पर पड़ेगा तो वो तो बिल्कुल भी अपोज करेंगे।
और वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। थैंक यू दुग्गल मुझे साहब, लगता आपके है पास कि जितना वहाँ भी पर समय हो सरकार ने कृपया इसको हमारे साथ properly इसका अध्ययन का एनालिसिस किया। जी जुड़े रहिएगा, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ विमल सिंह राणा मौजूद हैं, गोरखा कल्याण समिति के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राणा साहब आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए कि जो ताज़ा सूरत हाल नेपाल में पैदा हुई है उसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या कि सिर्फ सोशल मीडिया के कारण हुआ है या फिर ओली की सरकार इतनी भ्रष्ट थी कि नेपालियों ने उसको उखाड़ फेंका? नहीं, नमस्कार आपका भी और सभी भाई साहब आपका भी नमस्कार। और मेरा ये मानना है कि खाली एक सोशल मीडिया बंद कर देने से इतना बड़ा आंदोलन या इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती जिसमें पूरे देश का सत्ता पलटने जैसी स्थिति बन गई और इनफैक्ट हो भी गया। आई डू एग्री विद यू। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक बहुत दिनों की भड़ास कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, बहुत चीज़ें काम कर रही थी। चाहे वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जो प्रॉपर युवा लोगों को नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज के परिवेश में इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि बिना सोशल मीडिया के जीना मुश्किल है। यूं मतलब मोटी बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें कि मतलब आटा नहीं चाहिए, डाटा चाहिए। हाँ, आटा चाहिए और डाटा भी चाहिए, लेकिन अगर आटा एक समय नहीं मिलेगा और डाटा मिल रहा है तो काम चल जाता तो पहले डेटा चुनेंगे। जी, पहले डेटा चुनेंगे, वो पेट की बात है। आम नेपाली के मन में क्या था? आम नेपाली के मन में सर ये क्रांति तो होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत दिक्कत थी। इधर चाइना का जो एक देखिए हिंदुस्तान से भी थोड़ा सा लगाव है ही है, क्योंकि चाहे आप एक सिंगोली संधि से लेके अभी तक का आप जो परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं कि बेटी और रोटी का जो रिश्ता है नेपाल से। आप उस वक्त कनेक्ट नहीं थे जब मैंने बोला, तो मैंने कहा हर भारतीय के मन में एक नेपाली है और हमारा आपका रिश्ता रोटी और बेटी का है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आपने मेरे आने से पहले कही, मैं सुन नहीं पाया। लेकिन ये तो है कि हिंदुस्तान में जो भी हम नेपाली भारतीय गोरखा हैं, वो अब आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पूरी तरह भारतीय हैं, लेकिन नेपाल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो हमारा बगल का देश है। और उसमें अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, क्या ओली की सरकार इतनी भ्रष्ट थी? रोजगार था नहीं, करप्शन बहुत ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, देश के हालात सही नहीं थे, सरकार में जिस तरह का अनाचार फैला हुआ था, वो क्रांति की वजह बना? बहुत कुछ वो है, वो बहुत बड़ा कारण है। क्या नेपाली इतनी नफरत करते थे ओली से? सर नफरत एक अलग इशू है सर। जिम्मेदारी ना पूरा कर पाना और नफरत में फर्क है सर। वहां पर जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही थी। आपको दायित्व दिया था शासन प्रशासन को, राजनीतिक प्रक्षेप में आपको देश चलाने का, तो आपने वो काम पूरा नहीं किया, तो जनता ने वापस कर दिया आपको। हाँ, ये जो हिंसा हुई है, ये थोड़ा सा ना होके बैठ के हो सकती थी, लेकिन चूंकि बात हाथ से निकल चुकी थी। कल गोली चलाना भी एक गलत फैसला था, बहुत बड़ा गलत फैसला था सर। 20-20 साल के लड़के मारे गए। 20 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का, कोई लॉ का स्टूडेंट है, कोई MBA कर रहा है, कोई अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, वो मार दिया गया। तो ये दुखद है, गोली चलाना दुखद है, ये 100% दुखद है। उनके अपने ओली सरकार को पहले अपने गिरबान में झाड़ना ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतने अपमानजनक तरीके से नेपालियों ने काठमांडू से भगाया? एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी की हत्या कर दी गई। जी जी जी, ये दुखद है। मैंने देखा विदेश मंत्री को पीटा जा रहा है। जी, ये दुखद है, खींच के पीटा। आरजू देवबा को पीटा जा रहा है। मैंने फिनांस मिनिस्टर को देखा, हाँ, दौड़ा के पीटा जा रहा है। संसद भवन में डीजल और पेट्रोल के टैंकर घुसा दिए गए। ये दुखद है सर। ये संविधान का, ये एक आम नेपाली नहीं हो सकता सर। देखिए, इसमें हम ये तो नहीं देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह सकते वो आम नेपाली है या बाहर का नेपाली है, लेकिन वो उस देश का वासी था जिसको वो चीजें नहीं मिल रही थी, जिससे उसके अंदर गुस्सा था, खासकर। शुक्रिया सर। मैं आपको सीधे काठमांडू ले चलता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार जगदीश्वर पांडे जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हैं, द डिप्लोमेट नेपाल मैगजीन के एडिटर हैं। पांडे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। हम सब आपको सुनना चाहते हैं कि काठमांडू में ताज़ा सूरत हाल क्या है, और महज 18 घंटे के भीतर सर ऐसी क्रांति हो गई कि ओली सरकार को इतने अपमानजनक तरीके से विदा होना पड़ा, बेइज्जत होकर वहाँ से जाना पड़ा। इस क्रांति की स्क्रिप्ट कैसे बनी और ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हुए, पूरी दुनिया अचरज में है, हैरान है। पांडे जी, देखिए, ये जो 2 दिन में ये जो सत्ता उलट-पलट जो हो गया है नेपाल में, तो ये एक आंदोलन है, एक करप्शन और सोशल मीडिया बंद करने की एक आंदोलन है। ये आप आगे से देखेंगे तो ये 2 दिन का है, पर आप कुछ
थोड़ा पीछे जाएंगे तो पिछले 30 साल से जो ये ओली है, देवा है, प्रचंड है, ये नेतृत्व करते आ रहे हैं। पर आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको एक लाइसेंस लेने के लिए उसका डेट 5 साल होता है, 4 से 5 साल लगता है एक नए लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। तो इस हिसाब से क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर देना इस क्रांति का कारण है, या फिर जैसा कि अभी राणा साहब बता रहे थे कि करप्शन, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी, जनता के अंदर फ्रस्ट्रेशन था, कुंठा थी, नाराजगी थी? हाँ, राणा साहब सही कहते, सही किया बात किया वहाँ उन्होंने कि ये जो सोशल मीडिया वाला है, ये स्टार्टिंग जो है ना, स्ट्राइकिंग पॉइंट हो गया है कि अभी ये करना चाहिए। लेकिन जो बात, जो जनता, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो 30 सालों से है, वो निकालना चाह रहे थे, तो एक ऐसा पॉइंट आया कि केपी ओली ने जनता को ये दे दिया कि उनका घमंड इतना है कि केपी ओली का घमंड जो बोलते थे वो बात ही करना नहीं चाहते थे, कोई को मिलने भी नहीं चाहते थे। मतलब वो एक अहंकारी तानाशाह थे जो जनता की न सुन के मनमानी कर रहे थे। हाँ, वो जनता की अपनी पार्टी का भी नहीं सुनते थे, वो किसी का भी नहीं सुनते थे। उसका उपज ये देश में ये सब ने भोगना पड़ रहा है। अब मेरा अगला सवाल है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ जिसमें युवा हैं, क्या वो इतने संगठित हो सकते हैं कि महज 18 घंटे के भीतर संसद भवन को फूंक दें, राष्ट्रपति भवन को फूंक दें, प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास और मंत्रियों के घर तबाह कर दें और उनको देश छोड़कर या काठमांडू छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दें, कत्लो गारत कर दें, मर्डर्स कर दें, मार दें लोगों को? क्या उनमें इतनी क्षमता थी? उन जो जेनजी लोग, जो युवा लोग थे, उनमें इतना क्षमता, उनका इतना सोच नहीं था। पर कल जैसे घटनाक्रम हुआ, जैसे 19 लोगों को मार दिया, गवर्नमेंट के तरफ से मार दिया, उसके बाद जो वो युवा है ना, वो आक्रामक बन गए। उसी का नतीजा जो है, उसी का नतीजा जो हम देख रहे हैं कि हर नेता के, हर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो आप ये मानते हैं कि अगर कल की सिचुएशन को थोड़ा ठीक से हैंडल किया गया होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते, करेक्ट? हाँ, कल शाम को प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया होता और उन्होंने नए सरकार के लिए छोड़ दिया होता तो आज ऐसा देखना नहीं पड़ता। पर मैंने आपको बताया कि ओली अहंकारी है, वो नहीं छोड़ेंगे। उनका जो अहंकार ने जो देश को इस हिसाब से दूसरा मेरा सवाल है कि नेपाल की पैरामिलिट्री फोर्सेज, नेपाल की इतनी बड़ी आर्मी और ये महज 15, 20, 25 हजार प्रदर्शनकारी, सबने सर घुटने टेक दिया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, जब कल आंदोलन हुआ था, जो ज़्यादा 19 लोग मारे गए, उसके बाद जो युवा है वो सड़क में आकर वो आंदोलन को थप ऊर्जा दिया। उस टाइम पे नेपाल में जो नेपाली सेना और आर्म पुलिस है, उन्होंने भी, क्योंकि अपने लोग को अपने ही सरकार तो मार नहीं सकते, नेपाल आर्मी और आर्म पुलिस फोर्स जो है उन्हें समम अपनाया था और उसी का नतीजा है कि। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन और आर्डर्स को पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज और फिर मिलिट्री ने कल के बाद नहीं माना? नहीं माना, नहीं, ऐसा तो नहीं। गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रिजाइन दिया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेस, वो लीडरशिप है ना, नेपाल आर्मी की लीडरशिप, वो लीडरशिप जो हमारे 4 सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो सब मिलकर जो। तो अभी आप मुझे बताइए कि आप काठमांडू में हैं और वहाँ ताजा सूरत हाल क्या है, अभी कैसी स्थिति है वहाँ पे? क्या अभी भी हिंसा का दौर जारी है या फिर अब थोड़ा पीस लौट रही है? और नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनेगा? इंटरिम गवर्नमेंट किसकी आ सकती है? तमाम लोग बालन शाह का नाम ले रहे हैं, कुछ रवि का नाम ले रहे हैं,
कुछ कह रहे हैं आर्मी टेक ओवर कर सकती है, आप लोग क्या महसूस कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोटेस्टर था उन्होंने सरकारी संपत्ति को ज़्यादा नुकसान कर दिया, वो एक प्रॉब्लम हो गया है। अब उसके बाद अभी नेपाल के आर्मी चीफ है, वो संबोधन देश के नाम में वो संबोधन करने जा रहे हैं अभी कुछ देर बाद। अब स्थिति स्पष्ट होगी। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, भारत की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं साउथ एशिया के मामलों में। संजीव जी, आपका स्वागत। नेपाल की क्रांति ने जिस तरह हम सबको हैरान किया, वो आपके लिए भी एक बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट रहा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके पहले म्यांमार, फिर बांग्लादेश, अब श्रीलंका, स्क्रिप्ट एक जैसी है सर, क्या हमें सावधानी की जरूरत है? हाँ, जरूर हम इसके ऊपर एक नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विजय जी, भारत एक बेहद परिपक्व लोकतंत्र है और हालांकि हमें हमारे अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर भी 1975 में ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन हमने उन सारी स्थितियों का जो मुकाबला है बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ किया और उस कठिन दौर से हम निकल कर आ चुके हैं। और भारत के अंदर मैं ऐसी संभावना नहीं देखता कि इस तरीके का कोई बड़ा अराजक माहौल बनेगा, लेकिन पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरीके की घटनाएं होना ये भारत के लिए निसंदेह चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बहुत इंसाइटफुली ब्रिजेश जी बताया कि नेपाल के साथ भारत का जो रिश्ता है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता है। ये रोटी बेटी का रिश्ता है। और ऐसे पड़ोसी राष्ट्र के अंदर अगर इस तरीके की अराजक स्थितियां पैदा होती हैं तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और हम सब आज लगातार दिन भर और इन घटनाओं को बहुत, मैं जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली की क्या पोजीशनिंग है नेपाल में हुई इस क्रांति पर? देखिए, अभी नई दिल्ली का, जैसे कि मैंने कहा कि भारत की सरकार का जो की पैनी नजर इस पे है। और जैसा कि बांग्लादेश के घटनाक्रम जब हुए थे, म्यांमार के घटनाक्रम हुए थे, श्रीलंका की घटनाएं हुई थी, सभी में भारत ने बहुत ही एक संयमित रुख अख्तियार करते हुए, एक सलाहकारी रुख अख्तियार करते हुए ऐसे सरकारों की मदद। सर, ये संयोग है या प्रयोग? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को सर विद इन आवर भागना पड़ा, श्रीलंका के राष्ट्रपति को विद इन आवर भागना पड़ा, शेख हसीना बांग्लादेश प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, उसी तरह ओली को भी भागना पड़ा। सर, इसमें जो प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा और अटैक या जो क्रांति है सर, ये विद इन आवर हो रही सर, 8 से 10 घंटे के भीतर, सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा सर। ये सिमिलैरिटी नहीं हो सकती सर, या तो ये संयोग है जैसा मैंने कहा, और या तो फिर कोई प्रयोग हो रहा है सर। नहीं, मैं ये मानता हूं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई संयोग नहीं है, उसके पीछे गहरी साजिश स्पष्ट रूप से है, बड़ी शक्तियां हैं। और ब्रिजेश जी, आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि इस तरीके की जो बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े प्रदर्शन होते हैं, वो कोई साधारण तरीके से नहीं हो जाते। उसके पीछे अनेक एलिमेंट शामिल होते हैं, अनेक शक्तियां शामिल होती हैं, उनके धन और बल के जो सारी ताकतें उनकी होती हैं वो सब उसमें लगाई जाती हैं, पर्दे के पीछे से खेल खेले जाते हैं, ये हम जानते हैं। बांग्लादेश में जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के डीप स्टेट रहा हो या अमेरिका का डीप स्टेट था, वहां इन्वॉल्व था। उसी तरीके से ये जो नेपाल की घटनाएं हैं, इसमें भी डीप स्टेट एलिमेंट्स की संलिप्तता हो सकती है। आप श्रीलंका को देख लो सर, एक टाइम बैंकरप्ट था, नाउ गवर्नमेंट बदलते ही वो राष्ट्रपति लौट भी आता है, चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं और सब कुछ सही चलने लगता है। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ वहां पे ज्यादा बड़ा, बट चीजें नॉर्मल हो गई। हाँ, ब्रिजेश जी, मैं डीप स्टेट की चर्चा करने के बाद में एक बात अवश्य कहूंगा कि जो नेपाल के जो लोकतंत्र के जो नेता हैं, ये उनकी बहुत बड़ी विफलता है। 2008 के बाद से, राजतंत्र की समाप्ति के बाद से, जब नेपाल की जनता ने जो एक लोकतंत्र का प्रयोग किया था और बड़ी जिम्मेदारियां, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य लोकतंत्र के जो दल हैं, सभी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया। आई कंप्लीटली डू एग्री विद यू सर। 17 साल 15 सरकारें जी,
और केपी शर्मा ओली ने ये जो ब्लैंकेट बैन लगाने का निर्णय किया, इसको मैं कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बहुत शुक्रिया सर। और ये जो प्लीज कंटिन्यू विद सर। संजीव जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मेरे साथ रूलिंग पार्टी है भारत की बीजेपी, उसके प्रवक्ता एसएन सिंह मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, आपका स्वागत। नेपाल में फैली हिंसा और उसके बाद हुई क्रांति, वहां के राष्ट्रपति का इस्तीफा, वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर भागना, तमाम लोगों के मर्डर्स होना, बड़ी हिंसा फैलना, आप रूलिंग पार्टी होने के नाते आप बताएं कि आपका पक्ष क्या है? नेपाल में जो कुछ हुआ वो जायज था या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी? देखिए ब्रिजेश जी, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क में इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी घटना का होना बहुत ही दुखद है। और भारत इस पक्ष का विश्वास करता है, इस पक्ष को मानता है कि हम किसी के भी आंतरिक मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं और अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि कोई भी व्यवस्था हो वो शांति से चले, लोकतंत्र की बहाली हो, और जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भारत की सरकार इस पर पैनी नजर रखी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि नेपाल सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, अगर भारत का कोई भी नागरिक नेपाल में है तो उसको फॉलो करे, और किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता पड़ती है अगर भारत के नागरिकों को, तो सक्षम भारत है, सामर्थ्यवान भारत है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए वो सारा कदम उठाया जाएगा। निश्चित तौर पे क्या ये नेपाल का आंतरिक मामला है या फिर भारत इससे प्रभावित है? और हमारे पड़ोस में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए श्रीलंका, संयोग है या प्रयोग? देखिए, भारत की जो स्पष्ट नीति है नेबरहुड पॉलिसी, हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं और भारत हमेशा से इन नीतियों को बढ़ावा देता रहा है कि हम किसी के आंतरिक मामले में ना दखलंदाजी देते हैं, ना भारत के आंतरिक मामले में कोई दखलंदाजी दे, हम उसको स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेपाल जाकर ये मजबूत रिश्ते को कायम करने के लिए एक मैसेजिंग देने का कार्य करते हैं कि अगर हमसे दुनिया का सबसे अगर गहरा कोई मेरा मित्र है तो वो नेपाल है। नेपाल में पर सर उसके बाद से नेपाल से और हमारे संबंध सहज नहीं रहे, और ओली गवर्नमेंट में तो शपथ लेने के बाद ओली एक बार भी भारत भी नहीं आए। ऐसी क्या दूरी हो गई और ऐसी आपके विदेश नीति में क्या खामियां थी कि नेपाल हमसे इतना दूर हो गया? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, भारत हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, भारत जिम्मेदारी से इस चीज का निर्वहन करता रहा है। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत और नेपाल की मिलती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तब भी आप देखे होंगे, चाहे वो बिजली की परियोजना हो या सांस्कृतिक रूप में या सड़कों के निर्माण में रेल परियोजना हो, वो एक कनेक्टिविटी। तो सर आप आंदोलनकारियों के समर्थन में है कि जो कुछ भी हुआ आंदोलनकारियों ने किया ठीक किया या नहीं? जैसे हमने सबसे पहले स्पष्टता से कहा कि भारत किसी भी हिंसा, किसी भी दंगा का पक्षधर नहीं है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम शांति की अपील करते हैं, हम लोकतंत्र की बहाली की अपील करते हैं, और ये भी अपील करते हैं सभी से, चाहे वो भारत का जो भी नागरिक वहां पे है, थैंक यू सर, सुरक्षित जो भी एडवाइजरी हो नेपाल सरकार की, कृपया उसको। मैं इस देश के लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बताइए सर, नेपाल की इस क्रांति, हिंसा जो लोगों के खून पर, वहां के लोगों की शहादत पर खड़ी हुई और वहां की सरकार को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर काठमांडू से भागना पड़ा, आपके पार्टी की क्या ओपिनियन है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो जन क्रांति है या फिर कोई वाह क्रांति करवा रहा है, कोई साजिश या संयोग या प्रयोग? कहते हैं ना ब्रजेश भाई कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये जो अशांति है ये सारे भारत के पड़ोसी राज्यों में, देशों में, सारे नीचे से लेके ऊपर तक आप उठाइए, आप अफगानिस्तान उठाइए, आप श्रीलंका उठाइए, आप मालदीव उठाइए, मालदीव भी में आप भूल गए थे, आप बांग्लादेश उठाइए, आप भूटान छोड़ करके, एक भूटान ऐसा राज्य है, देश है, बांग्लादेश उठाइए, आप किसी को भी उठा लीजिए, सब जगह अशांति है। आखिर ये कारण क्या है? तो इसका कारण अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो जो चीन का यार है वही देश का गद्दार है। जिस शख्स ने भी प्रो चाइना पॉलिसी अपनी एक सीमा से ज्यादा की है वो एंटी पीपल हो गया है। कहीं ना कहीं आप उठाएंगे तो देखिएगा इस चीज को, और ये सभी के लिए एक चेतावनी भी है, सभी के लिए एक सूचना। शेख हसीना प्रो चाइना थी। हाँ, शेख हसीना ने जैसे ही प्रो चाइना हुआ, एक आइलैंड के विक्रम सिंह, हाँ विक्रम सिंह प्रो चाइना थे। अम्बनटोटा का बंदरगाह उन्होंने टोटल चाइना को दे दिया था। ओके, और तो चाइनीज ही थे। मालदीव तो टोटल चाइना था। और ओली है, ओली तो पूरे चाइनीज थे। आप देखिए आपके सामने, जो चीन का, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जो चीन का यार है वही देश का गद्दार है। आम जनता यहां पर एकदम प्योर प्रो अमेरिकन को और प्योर प्रो चाइनीज को कभी हिंदुस्तान की जनता या हमारे पड़ोसी मुल्कों की जनता स्वीकार नहीं करती। फिर से बोलिए। प्रो अमेरिकन बहुत ज्यादा और प्रो चाइनीज बहुत ज्यादा। जो लोग भी चीन से दोस्ती कर रहे हैं सावधान हो जाए, हैं, और जो बहुत प्रो अमेरिकन हो जाते हैं वो भी सावधान हो जाए। जनता दोनों को स्वीकार नहीं करती है। यहां पर बेरोजगारी बड़ा इशू है। चीन और अमेरिका क्या कहते हैं कि हम विकास विहीन रोजगार, आपको क्या नाम, रोजगार विहीन विकास देंगे। हम बड़े बड़े टैंकर देंगे, बड़े बड़ी चीजें देंगे, पेट्रोल हमसे लो, जहाज हमसे लो, जहाज के कंपोनेंट हमसे लो, आईफोन हमसे लो, आईफोन के कंपोनेंट तुम असेंबल करो, खाली तुम यहां पर असेंबल करो पेचकस से। सर ये क्रांति इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये क्रांति के पीछे वही तो है ना सर, चीन और अमेरिका की लड़ाई। आप सोशल मीडिया के साथ कंस्पिरेसी मानते हैं? प्योर है। आप बताइए ना, 18 घंटे में श्रीलंका में, आपने बहुत बढ़िया बात उठाई कि जो राष्ट्र बैंकक्रप्ट हो गया था वो 2 दिन बाद फिर दोबारा से पैसे आ गए उसके पास। कहां से आ गए? वो आदमी सिंगापुर से वापस भी लौटा है। सिंगापुर से कंट्री में विक्रम सिंह आ गए वापस, जेल में है वो। नहीं, जमानत हो गई, जमानत हुई, वो एक जो भी है। आप इस चीज को देखिए, इमरान खान जैसे ही प्रो चाइनीज हुआ, जैसे उसने क्या नाम ग्वादर पर एक लीज लैंड और दिया, वैसे वहां तो प्रो चाइना होने पे नुकसान कौन पहुंचा रहा है? मैं तो प्रो चाइना, ये तो हमारे दिल्ली के और भारतीय जनता पार्टी के एक्सपर्ट लोग जाने। लेकिन एक चीज तय है कि प्रो चाइनीज और प्रो अमेरिकन होना, आप इसे संयोग नहीं मानते हैं? ये प्योर साजिश है सर। और बहुत दिनों से बेरोजगारों का एक गुस्सा उबल रहा था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक गुस्सा उबल रहा था, उसको इस्तेमाल किया है कुछ साजिश करता। चिंगारी में चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया है। और मैं फिर से कहता हूं, मैं इस चीज को मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम सब लोग जाग जाएं। एक चीज जान लीजिए कि जो भी चीन का यार होगा वो देश का गद्दार माना जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिए। चाहे आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कीजिए, अभी तो इन्होंने टिकटॉक का ऑफिस भी 28 मंजिल का शुरू कर दिया है। ओके, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके साथ चर्चा कर लूंगा। वीरेंद्र जी, आज जिस तरह के दृश्य हमको काठमांडू और नेपाल के बाकी हिस्सों से देखने को मिले, आपका तो नेपाल काफी आना जाना रहा है, तो क्या वाकई में वहाँ के लोगों के मन में इतना गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन था कि वो महज एक सोशल मीडिया ऐप बंद हो जाने की वजह से इतनी बड़ी खूनी क्रांति का इतिहास रच दिया जाएगा कि वहाँ की पूरी सरकार 18 घंटे में तबाह बर्बाद हो गई? देखिए, जब राजनेताओं पर से किसी देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा, तब ऐसी ऐसी तस्वीरें और दुर्लभ घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये अब वो ज़माने नहीं हैं जब संचार के साधन ऐसे नहीं होते थे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। अब लोग एक दूसरे से संचार के द्वारा जुड़े हैं, सोशल मीडिया के द्वारा। दुग्गल साहब ने जो बात कही वो बात बहुत बड़ी है कि कोई एक निर्णय आपका कितना घातक स्वरूप ले सकता है, वो नेपाल में देखने को मिला है। ये भारत के आसपास के जितने देश हैं, ये नेपाल ऐसा 5वां देश कहा जाए जिसमें यह तख्ता पलट हुआ है। और राजनेताओं के खिलाफ, इसको आप चाहे विद्रोह कहिए, क्रांति कहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहिए, बेरोजगार जनता की आवाज़ कहिए, जिसको जो मानना हो वो माने, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, भीड़ के ऊपर लाठियां चलाना, तानाशाही करना, ये ठीक बात नहीं है। जनाक्रोश की भावना, जनाक्रोश को समझना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। और जब आप उसको नहीं समझ पाएंगे, विचार बेकाबू हो जाएंगे, तो तख्ता पलट होगा ही। जो 4 बार का प्रधानमंत्री था ओली, उसने नेपाल को बर्बाद कर दिया।
आज नेपाल को आर्थिक रूप से कितना पीछे कर दिया ओली ने, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जनता को भाषण दें, आदर्श वाक्य सुनाएं, और जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेगी। नेपाल कई पीढ़ियों पीछे चला गया, लेकिन आज उसने एक ऐसे तानाशाह टाइप के नेता से मुक्ति पाई है जो बार बार लंगड़ी सरकार का मुखिया बनकर देश को चीन से निकटता बढ़ाने का खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ गया है। ब्रजेश जी, हम लोग नेपाल से बहुत सटे इलाके से हैं। 100 रुपया में गोल्ड स्टार का जूता भारत के पूर्वांचल के इलाके में घर घर में पहना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग छोटे थे तो नेपाल से जूता आता था 100 रुपया का, और नेपाल ही एक ऐसा देश था जो बॉर्डर खुला था। अगर हम विदेश कभी सबसे पहले गए तो नेपाल गए, उसको विदेश अब लोग नहीं मानते हैं जी। और नेपाल में घूमना, सैर सपाटा करना और कुछ खरीदारी करना, गरम कपड़े कंबल खरीदना सस्ता था। ये सब वहाँ से लोग ये सब लेके आते थे और पूरे मोहल्ले में उसको पहन के दिखाते थे, चर्चा होती थी। नेपाल में एक कहावत चलने लगी कि सूरज अस्त नेपाल मस्त। वहाँ एक ही दुकान पे आपको खाना भी मिलेगा, शराब भी मिलेगी और डिस्को डांस भी मिलेगा। तो नेपाल एक शाम को एक सुनहरी दुनिया में खो जाने वाले देश के तौर पर उसकी एक पहचान बनती रही। लेकिन उस नेपाल को न कभी अंग्रेज कब्जा कर पाए, न मुगल कब्जा कर पाए, जिस नेपाल पर चीन ने अपनी दोस्ताना बढ़ा दी। जो नेपाल में जहाँ पर बहुत सारे लोग इधर जाते हैं, भैरवा के पास जाते हैं, पोखरा जाते हैं। पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो चाइना के पैसे से बना है, और चाइना ने उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत भव्य तरीके से बनाया है पोखरा में। मतलब चाइनीज इन्फ्लुएंस आपके मुताबिक नेपाल पर काफी बढ़ गया है? हाँ, काफी ज्यादा है। और एक 75 वर्षीय बुढ़े ने नेपाल को बर्बाद कर दिया, आप ये कह सकते हैं। उसकी सनक ने जो भारत को चिढ़ाता था, भारत को अपना दुश्मन बताता था, नेपाल की जनता ने भारत को हमेशा प्रेम दिया, भारत के लिए बॉर्डर खोले रखे। हिंदुस्तान के लोगों ने भी नेपाल के लोगों से हमेशा प्रेम किया, हिंदी नेपाली भाई भाई का नारा दिया जी। लेकिन जब राजनेता जहर घोलने पे आमादा हो जाए तो वो देश बर्बाद होता ही है। वैसे कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ओली ने जिस तरह से चीन के आगे घुटने टेके, उससे ये हस्र होना ही था। और अफगानिस्तान में तब पहला तख्ता पलट हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद श्रीलंका में देखा, फिर अभी बांग्लादेश में कुछ दिन पहले देखा था, और अब नेपाल में देख रहे हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश रहा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि भारत में भी बहुत क्रांतियां हुई हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। हमारे देश के नेताओं ने उच्च कोर्ट का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस देश को आज़ाद कराने में जी उनका चरित्र हमेशा उत्तम रहा है, ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं रहा है। लेकिन जब किसी देश का राजनेता शीर्ष व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो वहां की जनता के पास विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। भगत सिंह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आज वो आपके सामने रखता हूं। इस समय याद आता है, वो भारत नहीं पूरे दुनिया पर लागू होता है। सुनिएगा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का एक सैलाब आएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद वो सैलाब ही था जिसने एक अहंकारी तानाशाह को घुटने टेकने और काठमांडू छोड़ने और भागने के लिए मजबूर
कर दिया। बहुत शुक्रिया बहन भाई। इस पर चर्चा को शुरू करेंगे डॉक्टर पवन दुग्गल, इस देश के बहुत ही जाने माने साइबर मामलों के एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। दुग्गल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के पास है, क्या दुनिया में और कोई उस तरह का इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाया है, जिसके कारण आज सोशल मीडिया को पर कंट्रोल इन अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों का है? देखिए, आज अमेरिकन कंपनियों का एक स्ट्रेंथ क्योंकि अधिकांश ही जो सबसे सर्वप्रमुख सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो अमेरिका में स्थित हैं, और उसका कारण है अमेरिकी कानून उनको एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उन्हें किसी प्रकार की लाइबिलिटी से के एक्सपोज होने से बचाता है। और यही कारणवश है कि अधिकांश से सोशल मीडिया ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो अमेरिकन सर्वर्स के द्वारा होते हुए फिर दुनिया भर में फैलता है। तो अमेरिकी कंट्रोल, अमेरिकी वर्चस्व इस परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि इस तरह का इनोवेशन एनवायरनमेंट जो अमेरिका में है वो दुनिया में और कहीं जगह हम लोग स्थापित नहीं कर पाए हैं, यही कारणवश है कि सोशल मीडिया कंपनीज भी बाहर ज़्यादा पनपी नहीं है। सिर्फ चीन एक अलग उदाहरण है, वहाँ पर बाइडू और विभिन्न प्रकार के अलग प्लेयर्स आ गए हैं जो चाइनीज़ इकोसिस्टम में पनप इसलिए रहे हैं क्योंकि चीन ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पाश्चात्य देशों से आए हैं उन पर रोक लगा रखी है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस नई उभरती हुई ग्राउंड रियलिटी के साथ हमें एक और तड़का मारना पड़ेगा। ये तड़का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप जो मनपसंद प्रकार की झूठी खबरें, झूठे फेक, डीप फेक तस्वीरें, कंटेंट, ऑडियो, वीडियो, इमेज आप सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जहर फैला रहे हैं सोशल मीडिया के महासागर में। वो डेटा जो है वो पॉइजन होता जा रहा है और लोगों को गुमराह करने में अपना विशिष्ट योगदान दे रहा है। इसलिए सरकारों का और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि वो इंश्योर कर सकें ताकि इन सोशल मीडिया कंपनियों की ज़्यादा जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी हो और ताकि आम उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से दुग्गल साहब, ये सोचने, समझने, सोशल मीडिया को हैंडल करने, कंट्रोल करने की जो चाइनीज पॉलिसी है, क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों को अपनाना चाहिए या फिर हमें अपना इकोसिस्टम बनाना चाहिए या फिर हमें कोई और तरीका अडॉप्ट करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का अनरेस्ट हो तो उसमें कोई दुनिया के दूसरी ताकतें दखलंदाजी न करने पाएं जैसा कि अन्य मुल्कों में पाया गया? मुझे लगता है सरकारों को, राष्ट्रों को चीन के मॉडल को सिर्फ एग्जामिन करने की आवश्यकता है, उसको कट कॉपी पेस्ट करके इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हर राष्ट्र अलग है। भारत का उदाहरण ले लें तो हमारे यहाँ तो चीनी मॉडल चल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे अपना एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। लेकिन साथ ही साथ जो हमने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून में हम लोगों ने जो प्रावधान डाल रखे हैं इन सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए, उनको सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हो क्या रहता है कि भारतवर्ष में इंप्रेशन होता है कि चलिए आप सोशल मीडिया कंपनी हैं, आपको तो हमने खुली छूट दे दी है, आप जो आपके यहाँ उपभोक्ता जो मर्जी करें, आपको कोई प्रकार का लीगल एक्सपोजर नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन और ये जो प्रावधान है इनको अमेंड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट में केंद्रीय सरकार को पावर देता है कि साहब आप चाहें तो सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। दुग्गल साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत समाचार के दर्शकों के लिए आपने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर की। मेरे साथ विमल सिंह राणा मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने नेपाली समाज सुधारक और गोरखा कल्याण समिति के प्रवक्ता है। राणा साहब, 2008 में जब राजतंत्र के खिलाफ नेपाल की जनता ने क्रांति की, नतीजा हुआ कि आप लोकतंत्र लेकर आए राजतंत्र से छीन कर, पर लोकतंत्र नेपाल पर सूट नहीं कर रहा। सर सूट करने वाली नहीं बात है। बात देखिए, राजतंत्र जो था, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि नेपाल में राजा का जो ओहदा है वो विष्णु भगवान के बराबर है। तो वो मानसिकता बदलते बदलते बदली
और आज भी देखिए ना, एक बहुत बड़ा कारण राजशाही वापसी का भी है, खाली यही कारण नहीं है। एक आंदोलन चल रहा है जो कहता है राजशाही वापस लाओ। जी जी, तो ये बहुत बड़ा इशू है नेपाल के लिए, जहां पर एक राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उस पे जब उनका राज्याभिषेक होता है तो कन्याएं जो बहुत छोटी कन्या होती हैं, जो वो उनका राज्याभिषेक करती हैं, तो एक परंपरा है, उस परंपरा को बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्रजातंत्र आया, गणतंत्र हुआ 2000। अच्छा, इस शुरुआत क्या हुई कि अगर हमने राजाशाही से हटते ही तुरंत माओवादियों के हाथ में सत्ता को दे दिया, जो आए ही थे हिंसा करके, मारकाट करके और प्रेशर बना के प्रभाव से, अपने वो कोई विचारधारा से नहीं आए थे कि वो सिर्फ प्रेशर बना के प्रभाव से कि राजा को हटाना है और जनता को लाना है। लेकिन जनता के नाम पे उन्होंने किया क्या? फिर वही हिंसा शुरू हो गई। तो जो एक नेपाल की डेमोक्रेसी को जनता ने फेल किया या नेताओं ने? सर नेताओं ने 100%, वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है। अच्छा, मैं एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं सर। दे आर करप्ट जी, 100%। अब मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो 17 सालों के इतिहास में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया, एक भी ऐसी सरकार जिसने जन कल्याण पे काम किया। देखिए, जहां पर नहीं जन कल्याण के काम हुए, लेकिन उसका रेशियो क्या था? सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसी भी देश में, किसी भी समाज में और परिवार में स्थिरता नहीं होगी, किसी को प्रॉपर कमांड नहीं होगा, लोगों को सही मायने में क्या करना है इसका ज्ञान नहीं होगा, तो ये तो होगा। तो अभी कौन अच्छे से संभाल सकता है नेपाल? सर ये मैं नहीं कह सकता। जो देश को बेहतर सुविधा दे सके, रोजगार मुहैया करा सके, जनता के मन को समझ सके, और जो अच्छा नेपाल जो है सर, वो एक मतलब सुसंस्कृतिक देश है। उसमें जो कला का पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, अध्यात्म का पक्ष और आध्यात्मिक तो बहुत ही है। हमारे वहाँ हम शाम को 6 बजे बिस्तर पे लेटते नहीं, अगर घर में घंटी बज रही होती है। कहते हैं कि शाम के 2 टाइम पे हम लोग, हमारे वहाँ जो दशहरा मनाया जाता है और भाई दूज, वो एक प्रॉपर होता है, उसमें रखा हुआ हम लोग चावल से लेके हर उन चीजों। तो आप ये चाहते हैं कि नेपाल में एक डेमोक्रेसी की भी क्रांति हो और बेहतर लोग सामने आए, नए लोग सामने आए, बजाय ये जो वंशानुगत राजनीति कर रहे हैं ना, ये जो 4-6 खानदानों ने नेपाल पर कब्जा किया है, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इनफैक्ट सर वो हो ही रहा है, लगभग सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया गया। मैं तो कहता हूं कि अब जो परिवेश, नया राजनीति का परिवेश बनता है, इसमें नए लोग इंट्रोड्यूस हो, नए लोग आए। बहुत शुक्रिया। मैं जगदीश्वर पांडे जी के पास चलता हूं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड द डिप्लोमेट नेपाल मैगजीन के एडिटर हैं। पांडे जी, तो इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि ये सब तो, चाहे देउआ हो, चाहे राणा हो, चाहे वो औली हो, ये सबको तो मारपीट कर भगा दिया गया, ये सब भाग गए काठमांडू से, सरकार गिर गई। अब नेक्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर क्या डिस्कशन है? अब अभी तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलले इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर बातचीत करने के लिए जेनजी वो जो आंदोलनकारी है उनको आह्वान किया है। उसी हिसाब से नेपाली सेना के परमाधिपति होते हैं राष्ट्रपति, और नेपाली सेना की महारथी प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल ने भी वो चीज को लेकर वार्ता करने के लिए वो चीज को लेकर आह्वान किया है। अभी में 2 मिनट का नया वीडियो आया है, वो जो अशोकराज, नेपाली सेना के प्रमुख अशोकराज सिग्देल ने जनता के नाम में एड्रेस किया है। मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ अभी। वो नए 2 मिनट वाला वीडियो। तो आप चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आए और डेमोक्रेटिक ही तरीके से नेपाल को चलाया जाए? नेपाल क्या नया चुनाव चाहता है, नए राजनीतिक दल, नए चेहरे चाहता है, या फिर ये जो खानदानी लोग हैं यही चलाएं नेपाल? नहीं, अभी तो क्या है कि जो इंटरिम सरकार होगा वो सरकार को जिम्मेवारी होगा कि नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन में जाने के लिए। वो फ्रेश इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टी उसमें। तो अभी वहाँ वायलेंस हो रहा है या अभी थोड़ा पीस, शांति है? अभी तक तो शांति है, पर जो दिन भर जो लेकर जो नेपाल के मेन प्रशासन है, सिंह दरबार कहते हैं उसको, वो सिंह दरबार और होटल वगैरह, और प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो घर में जो आग लगी है, वो आग अभी तक जल रहा है। तो वो उस हिसाब से प्रॉब्लम तो हो रही है, अभी तक जल रही है। उस हिसाब से आंदोलन तो जारी है।
मतलब अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, करेक्ट? हाँ, अभी सरकार नेपाल विदाउट गवर्नमेंट। राष्ट्र जी पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने अतिथियों से आज क्षमा चाहता हूं कि आज थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे रोकनी पड़ रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं इसका कंपनसेशन किसी और दिन अधिक समय देकर आप लोगों से कर दूंगा। और बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो नेपाल में कल से आज तक हुई क्रांति, उसके कारण, उसकी टाइमलाइन, संयोग है या प्रयोग, हर एक तस्वीर की विस्तृत विश्लेषण करके आपके समक्ष नेपाल की क्रांति का सच पेश करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक।